गाजीपुर गांव में एक गरीब सब्जी पूरी वाला किशोर नाम का आदमी था। किशोर की पत्नी राधा अपने पति की सब्जी पूरी की ठेले पर मदद किया करती। ऐसे ही एक दिन, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है राधा, अब तुम ठेले पर मत आया करो। जी क्यों ना आया करूं? आप क्या बर्फ के बने हैं? अरे फिर भी मैं तो जाकर फिर भी घर में आराम कर लेता हूँ, लेकिन तुम पहले घर का काम भी करके आती हो, फिर यहाँ भी मेरी मदद करती हो, फिर जाकर भी घर पर काम करती हो। तो क्या हो गया? काम करने से कौन सा किसी इंसान की सेहत घट जाती है? और वैसे भी ये हमारा सब्जी पूरी का ठेला है, इसे हम दोनों नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? कितने लंबे समय से हम ये सब्जी पूरी का ठेला लगा रहे हैं राधा, लेकिन फिर भी हमारी बिक्री कुछ खास नहीं हो पाती। और कभी कभी तो तुम देखती ही हो कि एक प्लेट भी आलू पूरी बिकती ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप निराश मत होइए, ये उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है। आप बस मन लगाकर काम कीजिए। ऐसे ही एक सुबह किशोर और राधा घर से सब्जी पूरी का ठेला लेकर निकलते हैं। कुछ ही देर बाद उनकी ठेले पर एक ग्राहक आता है और किशोर उसे गर्मा गर्म एक प्लेट सब्जी पूरी देता है। तभी वो ग्राहक कहता है, अरे भैया ये क्या है? जी क्या हो गया, कुछ दिक्कत है क्या? अरे भैया दिक्कत है, जरा ये सब्जी देखो, ऐसा लग रहा है कि स्विमिंग पूल में किसी ने थोड़े आलू डाल दिए हैं। भैया इतनी ज्यादा तरी। क्या करे साहब, जो हम गरीबों की बचत में आता है हम वैसा ही बना देते हैं। अरे मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ भाई, लेकिन फिर भी अगर ऐसी सब्जी बनाओगे तो ग्राहक कैसे आएंगे? इससे तो अच्छा है कि तुम थोड़ी सब्जी बना लो, लेकिन बढ़िया सब्जी बना लो। यह पूरी एकदम ठीक है, लेकिन ये सब्जी किसी काम की नहीं है, इसलिए शायद तुम्हारी बिक्री कम होती है। ठीक है साहब, अगली बार से जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। फिलहाल आप इसे खा लीजिए। पर याद रखना, अगर अच्छा मिलेगा भले ही वो थोड़ा मिले, लोग ज्यादा खाने के लिए आएंगे तुम्हारे पास, लेकिन अगर ऐसा बेचोगे तो कभी तुम कमा नहीं पाओगे आगे। इतना कहकर वो ग्राहक सब्जी पूरी खा लेता है और पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन से किशोर और राधा अपनी आलू पूरी की सब्जी को थोड़ा सा गाढ़ा बनाकर लाने लगते हैं। तभी कुछ लोग आते हैं और सब्जी पूरी खाते हैं। इस बार किशोर और राधा की सब्जी पूरी की काफी तारीफ भी सुनते हैं। कुछ देर बाद सारे ग्राहक पैसे देकर चले जाते हैं। अरे राधा, उस ग्राहक ने तो बिल्कुल सही कहा था, आज हमारी सब्जी पूरी की ग्राहकों ने कितनी ज्यादा तारीफ भी की है। जी कभी कभी रास्ता दिखाने के लिए भगवान किसी को भी हमारे पास भेज देते हैं, जैसे कि वो ग्राहक। सही कह रही हो राधा, देखो उसकी एक तरकीब ने हमारा कितना फायदा करा दिया है। आज एक साथ कितने सारे ग्राहकों ने खाना खाया। जी अब से हम ऐसे ही बढ़िया सा खाना बनाएंगे और उतनी ही आलू पूरी का सामान बनाएंगे और उसे बेचेंगे। पहले जैसा कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ राधा, ठीक है, जैसा तुम कहो। वक्त गुजरता चला जाता है। गरीब आलू पूरी वाले किशोर का ठेला अब थोड़ा सा सही चलने लगता है, पर क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी और लोग धूप में बाहर निकलना बिल्कुल ठीक नहीं समझ रहे थे, ऐसे में किशोर की बिक्री फिर से मंदी पड़ जाती है, जिससे किशोर काफी परेशान हो जाता है और बोलता है, राधा, मुश्किल से तो हमारी पूरी सब्जी की बिक्री सही से होने लगी थी, लेकिन इस गर्मी की वजह से अब वो बिल्कुल ही कम हो गई है। ये तो मैं भी देख रही हूँ जी, पर हमारे पास कोई भी छतरी या तिरपाल नहीं है जिससे हम ग्राहकों को थोड़ी छांव दे सके। इसीलिए ग्राहक आते ही नहीं है, क्योंकि तपती धूप में कोई भी खड़ा होकर आलू पूरी नहीं खा सकता। हाँ राधा, अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। जी अगर आप बुरा न मानी तो मैं एक तरकीब बताऊं? अरे पूछने की क्या बात है राधा, बताओ ना, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? जी मैं कह रही थी, हम एक छोटा सा मिट्टी का कच्चा चौबारा बनवा देते हैं और उस पर पुरानी तकनीक द्वारा छत डालते हैं। मिट्टी का घर ठंडा भी रहेगा और पुरानी तकनीक से बनी हुई छत भी उसमें ठंडी ठंडी हवा देती रहेगी। यह तो तुम सही कह रही हो राधा, लेकिन हम दोनों काम एक साथ कैसे कर सकते हैं? हमें चौबारा भी बनाना होगा और ठेला भी लगाना होगा। जी हम एक काम करेंगे, हम सुबह सुबह जल्दी काम किया करेंगे और रात को देर तक भी काम किया करेंगे, और बीच का जो दिन होगा उसमें हम अपना ठेला लगा लिया करेंगे। सच में राधा, तुम बड़ी ही समझदार हो। तुम्हारी सूझबूझ से तो लग रहा है कि शायद ये तरीका काफी ज्यादा काम कर जाएगा। तो फिर ठीक है, हम कल से ही काम पर लगेंगे। कल सुबह सुबह मैं यहाँ पर मिट्टी लाकर रख दूंगी और काम शुरू कर देंगे।
अगली सुबह राधा नदी किनारे से काफी सारी मिट्टी भर भर कर लाती है और उसी ठेले के पास जमा करती रहती है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी दिन भर तो ठेले पर काम करते और रात को अपना चौबारा छापने का काम करते। कुछ ही दिनों में चौबारा बनकर तैयार हो जाता है और उस पर छत भी डाल दी जाती है और ग्राहकों के बैठने का पूरा प्रबंध कर दिया जाता है। तभी वो ग्राहक फिर से आता है जिसने राधा और किशोर को सब्जी का आइडिया दिया था। अरे कैसे भैया, क्या बात है, ग्राहकों के बैठने के लिए मिट्टी का चौबारा बना दिया। जी बस क्या करे, गर्मी की वजह से कोई भी आता ही नहीं था हमारे ठेले पर। अब लोगों को थोड़ी छांव मिलेगी तो शायद फिर से आलू पूरी की बिक्री होना शुरू हो जाए। अरे जरूर शुरू हो जाएगी भैया, कौन नहीं खाना चाहेगा इतने अच्छे चौबारे में बैठकर आलू पूरी, और वो भी मिट्टी की खुशबू के साथ। अरे बात ही अलग है भाई, बात ही अलग है। जी शुक्रिया। चलो अब जल्दी से मुझे एक प्लेट पूरी सब्जी खिला दो। जी आप बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। राधा जल्दी से उस ग्राहक को आलू पूरी की प्लेट देती है और वो ग्राहक मिट्टी के बने हुए चौबारे में बैठकर आराम से ठंडी ठंडी हवा में आलू पूरी खाता है और फिर पैसे देकर चला जाता है। देखते ही देखते कुछ दिन बीतते हैं और काफी सारे लोग आलू पूरी खाने के लिए हर दिन आने लगते हैं। जी देखा आपने, हमारा मिट्टी का चौबारा आखिरकार लोगों को हमारे स्वाद की तरफ खींच ही लाया और हमारे आलू पूरी की बिक्री होनी शुरू हो गई। भगवान ने हमारी मेहनत का फल दे दिया है। हाँ राधा, तुम्हारी सूझबूझ से हमारी आलू पूरी की गाड़ी लाइन पर आ गई, वरना ये गरीब आलू पूरी वाला तो और भी ज्यादा गरीब हो जाता। बस भगवान से दुआ कीजिए कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहे और किसी तरीके की कोई विपत्ति ना आए। सब कुछ सही चल रहा था। पूरी गर्मियां किशोर और राधा का घर चलाने लायक और ठेले पर अधिक सामान बनाने लायक बिक्री आराम से होने लगी। पर अब गर्मियों का मौसम बारिश के मौसम में बदल गया। एक शाम जब किशोर और राधा अपने घर पर होते हैं, तभी रात को तेज आंधी तूफान आता है और लगातार सारी रात भारी रफ्तार से बारिश होती है। अगली सुबह जब किशोर और राधा अपना थैला लेकर अपनी जगह पर पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि उनका मिट्टी का चौबारा पूरी तरीके से तहस नहस हो गया है। ये देखकर किशोर बोलता है, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? रात के आंधी तूफान ने तो हमारा सारा चौबारा ही तोड़ दिया और आधे से ज्यादा मिट्टी तो बह भी गई है। हौसला रखिए, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। ये कच्चा चौबारा ही तो था, ये बारिश और तूफान की मार नहीं सह सकता था। लेकिन राधा, अब हम क्या करेंगे? ग्राहक सब्जी पूरी खाने आएंगे तो उन्हें हम कहाँ बिठाएंगे? इसी की वजह से तो अभी तक ग्राहक आ रहे थे। आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। आप बस थोड़ा सब्र रखिए। आप ठेले का काम देखिए, इसका क्या करना है वो मैं अपने आप देखती हूँ। किशोर अपने ठेले पर सब्जी पूरी बेचना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ राधा सबसे पहले उस पूरी जगह को अच्छे से साफ करती है, जिसके बाद वो कुछ बचत के पैसों से एक बड़ा सा तिरपाल खरीद कर लाती है और फिर तिरपाल का एक तंबू बना देती है। और शाम तक राधा इस कच्ची चौबारे की जगह तिरपाल वाला एक छोटा सा बैठने का स्थान बना देती है। जी वो देखिए, अब हमें किसी तरीके की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे सारे ग्राहक इस तिरपाल के नीचे जगह पर बैठकर खाना खा सकते हैं। लेकिन अगर आंधी तूफान आया तो ये तो फिर से उड़ जाएगा, तब हम क्या करेंगे? रोज रोज कहाँ से लेकर आएंगे तिरपाल? जी नहीं, अब आंधी तूफान इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने इसे अपने हाथों से तैयार किया है और रात को जब हम अपना ठेला लेकर जाएंगे, तब हम अपनी इस तंबू को भी अपने साथ घर ले जाएंगे और अगले दिन आकर फिर से इसे लगा देंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे वाह राधा, ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है। तुम सच में बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हो राधा। देखो ना, तुम्हारी सूझबूझ और मदद से सब कुछ कितना ज्यादा आसान हो गया है। अब बस भी कीजिए, पत्नी हूँ मैं आपकी, ये सब कुछ करना तो मेरा फर्ज बनता है। दिन गुजरते चले जाते हैं और हर दिन अब किशोर और राधा अपने ठेले के साथ साथ अपने तंबू को भी अपने घर ले जाया करते। दोनों की रुकी हुई आलू पूरी की बिक्री अब फिर से अपनी रफ्तार भी होने लगती है। साथ ही अब गरीब आलू पूरी वाले किशोर में आलू पूरी के साथ साथ अपने ठेले पर रोटी चावल और 2 तरीके की सब्जी रखना और शुरू कर दिया, जिस वजह से उसके ठेले पर ग्राहक और भी ज्यादा आने लगे थे। देखा जी, कितनी मुसीबतों को पार करने के बाद भी आखिरकार हमने अपने आलू पूरी के व्यापार को बेहतर बना ही लिया। इसीलिए कहते हैं, परेशानियां चाहे कितनी भी हो,
हार नहीं माननी चाहिए। हाँ राधा, ये बात तो तुमने बिल्कुल सच्ची और अच्छी कही है। अगर तुम्हारी सूझबूझ और मेरी मेहनत ना होती तो आज हमारे हालात पहले से भी ज्यादा बुरे होते। इसी तरह गरीब किशोर की आलू पूरी के ठेले पर बिक्री हर दिन और ज्यादा तरक्की करती रहती है और उनका जीवन आने वाले समय में और भी ज्यादा बेहतर हो जाता है। मनिया नगर में पूनम अपने पति रमेश के साथ हांडी चिकन बेचा करती थी। शादी से पहले रमेश का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन जब से पूनम उसकी जिंदगी में आई उसकी किस्मत चमक गई, क्योंकि अब हांडी चिकन का मसाला पूनम बनाया करती थी। ऐसे ही ठेले पर एक दिन, पूनम, जब से तुम आई हो सच में मेरी तो किस्मत ही बदल गई। अरे कहाँ पहले मेरे ठेले पर एक परिंदा भी नहीं आता था और अब देखो लोगों को हमारा हांडी चिकन खाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। जी मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो बस मसालों को कूटकर उन्हें अच्छी तरह से पीसकर हांडी चिकन बना देती हूँ। हाँ बस वही, तुम पता नहीं कैसे बना लेती हो। मैं इतने समय से तुम्हारे जैसा मसाला नहीं बना पाया। अरे कोई नहीं, अब हम साथ हैं ना, और आज तो हमने अच्छी कमाई भी कर ली है। अब हम अपने घर की रसोई को सही करवा लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैं कल सुबह ही जाता हूँ और रसोई ठीक करने वाले को लेके आता हूँ। रमेश सुबह होते ही गांव के मजदूर ढूंढने के लिए चला जाता है। वो पूरे गांव में घूमता है और खुद से कहता है, अरे कहाँ मर गए गांव के सारे मजदूर? भाई कोई नजर नहीं आ रहा, अब और कितना चलूं मैं? तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे बैठी एक लड़की पर जाती है, जिसका नाम मीनल था, जो दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन वो बहुत जोर से रो रही होती है। अरे ये लड़की कौन है? अपने गांव की तो नहीं लगती, और ये इतना रो क्यों रही है? एक बार जाके पूछता हूँ, क्या पता मैं उसकी मदद कर सकूं। तभी रमेश उसके पास जाता है और कहता है, अरे मैडम, आप इतना रो क्यों रही हैं? क्या बात है? देखिए ऐसे रोइए मत। देखिए, आप जो भी है यहाँ से चले जाइए, मुझे अकेले रहने दीजिए। भगवान ने मेरी किस्मत में ही रोना लिखा है। उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। अरे आप ऐसे हिम्मत मत हारिए, आप मुझे बता सकती हैं आपके साथ क्या हुआ? मैं अपने माँ पापा के साथ अच्छे से रह रही थी, लेकिन एक दुर्घटना में मेरे पापा और माँ जल बसे और मेरे भाई भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरे पास ना खाने का ठिकाना है और ना ही रहने का। देखिए मुझे आपके लिए दिल से बुरा लगा। आप जब तक चाहें मेरे घर में रुक सकती हैं। मेरी बीवी बहुत अच्छी है, आप चलिए। रमेश मीनल को अपने घर ले जाता है और पूनम को उसके बारे में सब बता देता है। पूनम भी मीनल को रहने के लिए जगह दे देती है। ऐसे ही अब दोनों पति पत्नी अपने हांडी चिकन का ठेला लगाते हैं। मीनल और रमेश धीरे धीरे नजदीक आने लगते हैं। मीनल भी रमेश को पसंद करने लगती है और अब रमेश भी बीमारी का बहाना बना के पूनम को अकेले हांडी चिकन बेचने के लिए भेज देता है। और मीनल उससे कहती है, देखिए मैं बोलना तो नहीं चाहती और मुझे पता है ये गलत है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रही बोलने से। अरे मीनल बोलो, क्या बात है? मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। मुझे पता है कि पूनम को ये अच्छा नहीं लगेगा। देखो मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और तुम चिंता मत करो, हम पूनम को अपने प्यार के बारे में नहीं बताएंगे। वो आराम से कमाती रहेगी और हम। मगर कभी पूनम को पता चल गया तो आप तो मुझे छोड़ देंगी, क्योंकि हमारा तो घर ही उसकी हांडी चिकन बनाने से चलता है। अगर वो नहीं बनाएगी तो हमारा घर कैसे चलेगा? अरे हांडी चिकन ही तो है, वो तो तुम भी बना सकती हो, उसमें क्या है, कोई बड़ा काम थोड़ी है। अब रमेश अपना ज्यादातर वक्त मीनल के साथ बिताता और पूनम को अकेले हांडी चिकन बेचने के लिए भेज देता। ऐसे ही एक दिन पूनम का मुंह बोला देवर उसके ठेले पर आता है। अरे भाभी क्या बात है, आजकल भैया नहीं आ रहे आपके साथ हांडी चिकन बेचने? क्या तबीयत खराब है क्या? नहीं देवर जी, पता नहीं रोज सुबह इनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो आने से मना कर देती है। भाभी आप एक प्लेट अपना स्पेशल वाला हांडी चिकन लगाइए तंदूरी रोटी के साथ। हाँ अभी लगाती हूँ। वो गर्मा गर्म हांडी चिकन विनय को दे देती है। विनय उसे खाता है और खूब तारीफ करते हुए बोलता है, हाँ भाभी मजा आ गया ये आपका स्पेशल देसी घी वाला हांडी चिकन खा के। और हाँ भाभी, हम सुने हैं कि आपके घर में एक लड़की आई है और मैं देख रहा हूँ भाभी, जब से वो लड़की आई है भैया आपके साथ आना बंद कर दिए। कल भी हम उनको मार्केट में घूमते देखे।
भाभी हम कोई आग नहीं लगा रहे, लेकिन हमको जो लग रहा है वो बता रहे हैं। बाकी आप ज्यादा समझदार हो। पूनम विनय की बातों को सोचने लगती है और उस बेचारी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो जल्दी से अपना ठेला विनय को देकर घर जाती है, जहाँ वो देखती है कि रमेश और मीनल गले लगे हुए थे। उन्हें देखकर वो कहती है, अरे शर्म आनी चाहिए आपको अपनी पति को धोखा देते हुए। अरे आपके लिए क्या नहीं किया मैंने, आपने आज मेरा विश्वास तोड़ दिया इस कल की आई लड़की के चक्कर में। What you mean कल की आई लड़की? अरे मैं तुमसे ज्यादा अच्छी दिखती हूँ, तुमसे ज्यादा काबिल हूँ रमेश जी के लिए। तुम वही गांव के गवार। अरे हांडी चिकन का मसाला बनाने के अलावा तुम्हें आता ही क्या है? सही कह रही है मीनल, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं अब मीनल को अपनी पत्नी मान चुका हूँ। तुम मेरे घर से जा सकती हो, समझ आई? अपने पति का व्यवहार देखकर पूनम का दिल टूट जाता है। बेचारी रोती रोती वहाँ से चली जाती है और रमेश और मीनल उस पर खूब हंसने लगते हैं। अब दर बदर ठोकरें खाने लगती है। तभी उसका देवर उसको इस हालत में देख लेता है। अरे भाभी क्या हुआ, तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? तुमने सही कहा था, रमेश और मीनल का चक्कर चल रहा है। उन दोनों ने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया। हे भगवान, मेरे तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे ऐसा पति दे दिया जिसने मुझे धोखा देते हुए एक बार नहीं सोचा। अब मैं क्या करूंगी, कहाँ रहूंगी, कहाँ जाऊंगी? एक काम करती हूँ, कुएं में कूद जाती हूँ। अरे भाभी आप संभालो खुद को, आप ये मरने की बात नहीं करो। अरे आपको अपने सम्मान के लिए लड़ना चाहिए। अरे आपके हाथ में मां अन्नपूर्णा का जादू है। आपसे अच्छा हांडी चिकन कोई नहीं बनाता। आप मेरे साथ कल से रमेश के ठेले के सामने अपना ठेला लगाएंगी, जिसमें मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। तुम सही कह रहे हो विनय। पूनम विनय के साथ मिलकर अपने हांडी चिकन का ठेला लगाती है, वो भी रमेश के ठेले के सामने। पूनम को अपने सामने देखकर रमेश और मीनल की तो तोते ही उड़ जाते हैं। और होना क्या था, रमेश के हांडी चिकन की बिक्री ही पूनम की वजह से हो रही थी, तो लोगों ने पूनम के ठेले पर भीड़ लगा ली। अरे पूनम बहन कहाँ थी आप? आपके हाथ का हांडी चिकन कितना मिस कर रहे थे। वो रमेश के हांडी चिकन में तो बिल्कुल स्वाद नहीं है। आप जल्दी से 4 प्लेट हांडी चिकन और 10 तंदूरी बटर वाली रोटी लगा दो। जी शुक्रिया भाई साहब, मैं अभी लगाती हूँ। धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ और बढ़ने लगी और अब विनय ने पूनम हांडी चिकन वाली के नाम से एक छोटी सी स्टॉल लगा ली। रमेश के ठेले पर अब मक्खी के अलावा कोई भी नहीं आता था। तभी वो मीनल से कहता है, मीनल ऐसा ही काम चला तो थोड़े दिनों में हम सड़क पे आ जाएंगे। हम क्या करें? अरे पूनम के हांडी चिकन के आगे कोई कुत्ता भी हमको नहीं पूछ रहा। अरे तुम किसी काम की नहीं हो। अरे तुम्हारी बीवी तुमसे आगे निकल गई, तुम उससे एक मसाला बनाना नहीं सीख पाए। अरे मैंने भी गलत आदमी से प्यार कर लिया। अरे ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे चक्कर में मैंने अपनी अन्नपूर्णा जैसी पत्नी को धोखा दिया और तुम मुझे ही सुना रही हो। तुम जैसी लड़कियां ही हम जैसे लोगों का घर बर्बाद करती हैं। अच्छा, मैंने कहा था तुमको मुझे अपने घर लाने के लिए। अगर मैंने तुम्हारा घर बर्बाद किया है तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ तुम्हारी जिंदगी से। अरे हाँ, चली जाओ। एक तरफ विनय और पूनम पूरे गांव में अपना नाम मशहूर कर लेते हैं। उनका हांडी चिकन जगह जगह फेमस हो जाता है। विनय पूनम को एक अच्छा सा घर लेकर देता है। दूसरी तरफ रमेश को अपना गुजारा करने के लिए अपना घर, अपना हांडी चिकन का ठेला सब बेचना पड़ जाता है और वो खुद से कहता है, भगवान तूने मेरे साथ बिल्कुल सही किया है। मैं इसी लायक हूँ। मैंने अपनी लक्ष्मी जैसी पत्नी पूनम को धोखा दिया है। अरे मेरे साथ यही होना था। अब रमेश को जिंदगी भर अफसोस में रहना पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये हांडी चिकन वाली कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं।